अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज आपका सिनबोर्ड टीचर आपके साथ एक्सरसाइज नंबर 1.5 करेंगे और एक्सरसाइज नंबर 1.5 का हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें हमने प्रूफ क्या करना है कि z को कॉन्जुगेट किया जाए और फिर दोबारा से कॉन्जुगेट किया जाए तो उसकी वैल्यू अगेन क्या नंबर बन जाती है, कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाती है। अच्छा, जिन बच्चों ने नहीं समझा हुआ कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं उनके लिए थोड़ी सी इन्फो कि z उन नंबरों को कहते हैं जो होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, और कॉम्प्लेक्स नंबर की डिनोटेशन को हम किससे शो करते हैं, z अल्फ़ाबेट से। अब कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, जैसे कि एक नंबर है, इसको हम कहेंगे कांस्टेंट। ठीक है, अगर इस कांस्टेंट के बाद मैं एक आई लगा दूं, जिसको हम मैथ्स में आयोटा पढ़ते हैं, तो ये एक बन जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि इसके साथ क्या लग गया है, आयोटा का साइन लग गया है। ठीक, अच्छा जी। अब आयोटा क्या होता है, बेसिकली आयोटा की वैल्यू होती है √-1। √-1 इसकी अपनी वैल्यू होती है, यानी कभी आपको आगे वाली एक्सरसाइजेस में आयोटे की वैल्यूज़ को प्लेस करना पड़े तो आपने इसकी जगह लिखना होगा √-1, और आयोटा स्क्वायर जो होता है वो बराबर होता है खाली -1 के। अब ये प्रूफ कैसे किया जा सकता है, देखो आयोटा के ऊपर अगर आप स्क्वायर लगा रहे हो ना, तो इसकी वैल्यू जो √-1 है इसके ऊपर भी आप लगाओगे स्क्वायर, स्क्वायर से कट जाएगा रूट और आपके पास वैल्यू आ जाएगी आयोटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1। तो ये बात आपकी हो गई प्रूफ कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। ठीक है, अच्छा ये बात आपको समझ आ गई कि आयोटा वाले जो नंबर होते हैं वो क्या कहलाते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाते हैं, और जो नंबर खाली कांस्टेंट होते हैं उनको हम कहते हैं रियल नंबर, रियल नंबर्स। ठीक है, इनके पास कोई आयोटा का सिंबल नहीं होता, इनको कांस्टेंट भी कहते हैं और रियल मार्क्स भी कहते हैं। अब आपकी जो एक्सरसाइज नंबर 1.5 है, क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें आपसे कहा जा रहा है कॉन्जुगेट करिए कॉम्प्लेक्स नंबर को। कॉन्जुगेशन क्या होती है, कॉन्जुगेशन बेटा सिंपली कॉम्प्लेक्स नंबर के जो साइन होते हैं उनको चेंज करने को हम कॉन्जुगेशन कहते हैं। यानी अगर माइनस का 2 आयोटा है तो हम उसको कर देंगे प्लस का 2 आयोटा, ये हो गया कॉन्जुगेट। और अगर प्लस का 2 आयोटा है तो हम उसको कर देंगे माइनस का 2 आयोटा, तो ये हो गया कॉन्जुगेट। तो अगेन यहाँ पे मैं आपको बोलूँगी कि z की कॉन्जुगेशन का मतलब है अगर एक वैल्यू दफ़ा प्लस में दी गई थी तो वो माइनस हो जाएगी, और दोबारा कॉन्जुगेट करूँगी तो वापस से प्लस हो जाएगी, तो क्वेश्चन आपका मैच हो जाएगा। यानी जो क्वेश्चन दिया गया था वो वापस से वही कंडीशन में आ जाएगा जो हमने सॉल्व करा है। सही, अब इसको करके दिखाती हूँ ताकि आपको समझ आ सके कि मैं बोल क्या रही हूँ। अच्छा, आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो दिया हुआ है आपको 4/7 + 9/10 आयोटा। एक बात याद रखें, आपको जब क्वेश्चन में =2 के दोनों साइड पे बात प्रूफ करनी हो तो ये बेसिकली सवाल होते हैं आपके राइट हैंड साइड के और लेफ़्ट हैंड साइड के। ठीक है, तो सवाल का जब सोल्यूशन आप शुरू करेंगे तो सोल्यूशन की हेडिंग लगाने के बाद सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, मैं हेडिंग लगाने के लिए स्टैरिक बनाती हूँ, तो आप यहाँ लिखेंगे फ्रॉम राइट हैंड साइड। अच्छा, राइट हैंड साइड ही क्यों लिख रहे हैं, लेफ़्ट हैंड साइड से क्यों नहीं प्रूफ कर रहे हैं? बेसिक बात है, बहुत आसान बात है, वो ये कि राइट हैंड साइड में एज सच हमने कुछ भी नहीं करना, सिर्फ सवाल ही दिखाना है। बच्चे क्या करते हैं, लेफ़्ट हैंड को पहले करके बैठ जाते हैं, उसके बाद राइट हैंड को प्रूव नहीं करते और बोलते हैं आंसर आ गया। जब आपने करा ही नहीं तो आंसर किस चीज़ से मैच होगा? तो आपने कई बाद में भूल ना जाएं या आप करें ना, तो आप क्या करो, सबसे पहले इसी साइड को कर लो। ऐसे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि RHS पहले करें या LHS पहले करें या RHS पहले करें, कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन चूँकि इसमें कोई वर्किंग नहीं है तो मैं पहले ही करा देती हूँ भाई, कि RHS में क्या है कि हमारे पास z दिया हुआ है और z की वैल्यू हमारे पास क्या है, 4/7 + 9/10 आयोटा है। ठीक है, यहाँ तक हमारा RHS है, ये RHS का आंसर है, क्योंकि इसमें कुछ करना ही नहीं था, ये हमारा RHS बोल रहा था कि z की क्या वैल्यू है, z की जो वैल्यू हमने यहाँ लिख दी। अब हमने क्या प्रूफ करना है, अपना LHS। हम यहाँ हेडिंग लगाएंगे फ्रॉम लेफ़्ट हैंड साइड, और लेफ़्ट हैंड साइड में हम क्या निकालेंगे, फर्स्ट वी फाइंड, या पहले फ्रॉम लेफ़्ट हैंड साइड में हम बोलेंगे कि z जो है, सिंस z की जो वैल्यू है वो 4/7 है + 9/10 आयोटा है। ठीक है, सो एक सेकंड, फर्स्ट वी फाइंड, क्या फाइंड करना चाहिए हमें, z का बार निकालना चाहिए, या आप इसको बाय कॉन्जुगेट भी कह सकते हैं।
ठीक है। फर्स्ट वी फाइंड जेड का बार, यानी जो जेड की वैल्यू है हम उस पर लगाएंगे बार और जेड के ऊपर भी लगाएंगे बार। तो जेड की वैल्यू को हमें दोबारा लिखना पड़ेगा यहाँ पर, और यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू को लिख दिया है दोबारा, और उसके ऊपर क्या लगा देंगे, एक दफ़ा बार। कॉन्जुगेट अभी अभी मैंने बताया, कॉन्जुगेट का क्या मतलब है, हम सिर्फ आयोटा की वैल्यू का साइन चेंज करेंगे। यानी वैल्यू अगर प्लस है तो हमने क्या लगा देना है, माइनस, और माइनस है तो क्या लगा देना है, प्लस। बस इस चीज़ को दिमाग में रखिएगा। और हमने यहाँ पर 4/7, या नंबरों का कोई चेंजेस नहीं है, सिर्फ सिंबल की चेंज है। यहाँ प्लस था तो मैं माइनस प्लेस कर दूंगी। नाउ 9/10 आयोटा, ये एक दफ़ा कॉन्जुगेट हो चुका है। नाउ वी फाइंड जेड बार का बार, यानी एक दफ़ा बार निकाल लिया तो दोबारा हम इसका बार निकाल रहे हैं, एक दफ़ा कॉन्जुगेट कर दिया तो हम इसको दोबारा कॉन्जुगेट कर रहे हैं। जो बच्चे यहाँ लिखना चाहते हैं फर्स्ट वीक कॉन्जुगेट या बाय कॉन्जुगेट तो वो लिख सकते हैं, और मैं चूँकि ये सिंबल यूज़ करती हूँ तो इसलिए मैं लिखती हूँ फर्स्ट वी फाइंड जेड का बार, नाउ वी फाइंड जेड बार का बार। तो इससे जिन बच्चों की वो कॉन्जुगेट की स्पेलिंग का भी इशू है, इवन अभी भी 9 में बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको कॉन्जुगेशन की वर्डिंग को, स्पेलिंग को लेके कोई हर्डल या मसले मैंने देखे हो रहे हैं कि कॉन्जुगेशन था, स्पेलिंग क्या है, सही लिखे या नहीं। तो उनको जितना ज़्यादा कोई डिप्रेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है, फर्स्ट वी फाइंड नाउ वी फाइंड भी करके जेड बार का बार, जेड बार ऐसे करके लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, तो जेड बार के ऊपर एक दफ़ा और बार लगा देंगे, तो इसकी जो वैल्यू आपके पास जेड बार की आई थी ना, माइनस वाली, उसके ऊपर आपने एक दफ़ा बार और लगा देना है, जिसकी वजह से वैल्यू क्या बन जाएगी, अगेन वही बन जाएगी जो आपको सवाल में दी गई थी। क्योंकि आपने माइनस हटाया तो क्या आ गया, वापस से प्लस आ गया, क्योंकि आपने पहले प्लस हटा के माइनस लगाया था, अब वापस से क्या आ जाएगा, आपका प्लस आ गया। अच्छा जी, अब आपको इसके आगे तो सॉल्व करना नहीं है क्योंकि आपको 2 दफ़ा कॉन्जुगेशन कही गई थी और आपने कर लिए। अच्छा, फिर आप इसको बनाओगे बॉक्स। मेरी एक आदत है, मैं अपने जो LHS और RHS के आंसर्स होते हैं उसको हाईलाइट करती हूँ, बॉक्स में कर देती हूँ ताकि एग्जामिनर को चेकिंग में आसानी हो। और लास्ट में ये बात ज़रूर लिखें क्योंकि आपने LHS और RHS दोनों किए हैं, तो आप लिखेंगे हैंस इट इज़ प्रूव्ड। क्या प्रूव किया आपने कि आपका RHS किसके बराबर है, आपके LHS के बराबर है, ठीक है। ये है आपका आंसर। बहुत सारे बच्चे ब्लंडर्स करते हैं, वो ब्लंडर्स क्या है मैं आपको बता दूं। पहली बात, वो वर्डिंग एक्सप्लेनेशन का इस्तेमाल नहीं करते, जिसकी वजह से एग्जामिनर को ये पता ही नहीं चलता कि वो यहाँ पे कर क्या रहा है। उसने ये क्या कर दिया, उसने ये क्या, यहाँ प्लस की जगह माइनस लगाया, फिर दोबारा माइनस की जगह प्लस लगा दिया, क्योंकि बीच में वर्डिंग गायब है ना, वर्डिंग तो लगाई नहीं है उन्होंने डायरेक्ट माइनस से प्लस किया, प्लस से माइनस से वापस से प्लस कर दिया, कोई वर्ड नहीं लिखा। हमेशा याद रखें, अगर आप अपनी वर्डिंग एक्सप्लेनेशन करेंगे तो आपके पेपर दे के जाने के बाद भी आपका पेपर बताएगा कि बच्चे ने सवाल को क्या क्या स्टेप्स का इस्तेमाल करते हुए सॉल्व किया। उसने फर्स्ट यहाँ पे क्या किया, एक दफ़ा कॉन्जुगेशन की है, उसका आंसर ये आ गया। दोबारा कॉन्जुगेट कर रहा है, उसने सवाल उतारा, दोबारा कॉन्जुगेट किया और उसके बाद उसकी वैल्यू ये आई है। तो जितना आप पेपर को इजी और आसान तरीके से सॉल्व करोगे, जितना वो पढ़ने में इजीनेस क्रिएट करेगा, उतने ही मार्क्स देने वाले के लिए आप बहुत ज़्यादा एक पॉजिटिव फिगर रखोगे कि भाई ये बच्चे ने बहुत एफर्ट करी है, अपने क्वेश्चन को सॉल्व भी अच्छे से किया और समझाया भी बहुत अच्छे से कि ये कर रहा है, यानी वो खुद भी बहुत अच्छा अंडरस्टैंड करता था। और एक बात और गलती करते हैं कि वो यहाँ पे क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन में लिखा हुआ क्या है, वेरीफाई करें। वेरीफाई का मतलब है आपने प्रूव करना है। अब वो नीचे प्रूव डब्बे बना के चले गए, उन्होंने लिखा ही नहीं कि प्रूव हुआ है। यहाँ पे लिखो भी कि हैंस ये प्रूव हो चुका है कि आपका LHS RHS के बराबर है। बच्चे ये नहीं करते, जिसकी वजह से उनके नंबर कटते हैं, इसकी वजह से इसका 0.5 तो वैसे ही चला जाता है, ठीक है। तो आप एटलीस्ट ये वर्डिंग का ज़रूर करें। और बॉक्सेस बनाने से क्या होता है, ये देखिए, ये आंसर RHS का था, उसको पूरी नीड भी नहीं है, आपके स्टेप बड़े क्लियर हैं, साफ़ सुथरे हुए हैं, तो वो आपका आंसर से आंसर को टैली करेगा। यहाँ मेरा आंसर 4/7। देखो नंबरों से तो हमने चेंजेस की नहीं थी, हमने चेंजेस किए अपने सिम्बल्स में। तो यहाँ पे हमारा प्लस में आ रहा है, तो यहाँ पे भी आंसर हमारा प्लस में आ रहा है। तो हमने क्या किया, ये आंसर से आंसर टैली हो गया, यहाँ पे हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा, तो ये आंसर हो जाएगा टिक, ठीक है। जितना आप इजीनेस क्रिएट करोगे उतना नंबर आप आसानी से हासिल करोगे। अच्छा, अब आ जाएं आप इसके बाकी के क्वेश्चंस पे। यहाँ पे भी ऐसे ही है, कोई सिंबल का मसला नहीं आएगा। एक दफ़ा आप प्लस से माइनस करोगे तो वापस से वो माइनस से
प्लस हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी ऐसा ही है, ये क्वेश्चन भी ऐसा ही है, ये क्वेश्चन भी ऐसा ही है। यहाँ पे बस क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर 2 दफ़ा साइन है, ये मैं करके दिखा देती हूँ कि ये आप बच्चों को प्रॉब्लम ना हो ये कैसे सॉल्व होगा। सॉल्व करने में इसमें भी कोई बड़ा मसला नहीं है, बस इसमें एक स्टेप और होगा जो कि मैं प्रेफर करती हूँ करवाना। आप सोल्यूशन के अंदर हेडिंग लगाएंगे फ्रॉम राइट हैंड साइड, और मैं स्टेरिक बना दूं क्योंकि मेरी आदत है कि मैं हमेशा स्टेरिक हेडिंग के लिए यूज़ करती हूँ। राइट हैंड साइड ही क्यों पहले प्रूव कर रही हूँ, पहले बता दिया, क्योंकि इसमें जस्ट हम सवाल उतारते हैं, इसीलिए हम इसका राइट हैंड साइड पहले ज़रूर कर लेते हैं, क्योंकि बाद में हम करना ना भूल जाएँ। या बच्चे अक्सर तो लिखते ही नहीं है, बोलते हैं हो तो गया है प्रूफ, जान नहीं छुटानी है, पेपर करना है, इसमें नंबर चाहिए ना तो थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। राइट हैंड साइड का अंदर आप एक बात देख रहे हो कि यहाँ पे भाई 2 साइन है, पहले इसको एक कर लो, तो बार बार आपको 2 साइनों को बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप यहाँ बोलोगे z = -2 प्लस, क्योंकि माइनस और माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। हमेशा याद रखो 2 सेम साइन, भले वो माइनस के हों या भले वो प्लस के हों, वो हमेशा क्या होंगे, वो हमेशा क्या होंगे, वो प्लस ही होंगे। ठीक है, 2 प्लस भी प्लस बनाते हैं, 2 माइनस भी प्लस करते हैं, तो ये वाला मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन ये वाले माइनस से। मल्टीप्लाई क्यों हो रहा है, बीच में ब्रैकेट है इसलिए हो रहा है। माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 × 10/9 आयोटा। यहाँ मल्टीप्लाई 3 को 10 से नहीं कर दीजिएगा कि मिस ने नंबर करा है, साइन करा है तो हम नंबर भी कर दें, नंबर करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ नंबरों की छेड़छाड़ नहीं करनी है इस सवाल में, सिर्फ साइन के साथ इशू है। और ये आपका आ गया Z का आंसर, ये है आपका RHS। क्लियर हो गई, मैंने इसको हाईलाइट कर दिया। अब मैं अपना नेक्स्ट पोर्शन शुरू कर रही हूँ और हेडिंग लगाऊंगी फ्रॉम लेफ़्ट हैंड साइड। लेफ़्ट हैंड साइड क्या है हमारा, हम यहाँ पे बोलेंगे सिंस z की जो वैल्यू है वो है हमारे पास। अब हमें कौन सी वैल्यू यूज़ करनी है, जो क्वेश्चन में दी हुई है वो नहीं, हम वो यूज़ करेंगे जो हमने बनाई है z की वैल्यू। सिंस z की वैल्यू, क्योंकि वरना ये पोर्शन हमें दोबारा करना पड़ेगा, हम बोलेंगे सिंस z की वैल्यू जो आई है वो हमारे पास आई है प्लस का 3 10/9 आयोटा। ठीक है, फर्स्ट वी फाइंड z का बार, यानी हम इसको कॉन्जुगेट कर रहे हैं। ठीक, कॉन्जुगेशन में क्या करेंगे, z के ऊपर बार लगाएंगे, तो इट इज़ अंडरस्टैंडेबल कि इसकी वैल्यू पे भी हमें क्या लगाना होगा भाई, बार लगाना होगा। अब देखो हमने 2 से 1 साइन कर लिया ना, तो ये आसानी है साइन बदलने में। आपको बजाय इसके 2 माइनस को प्लस करते आपको 1 प्लस को ही माइनस करना होगा। जैसे कि z बार लिखेंगे आप माइनस का 2 माइनस का 3 10/9 आयोटा। क्लियर हो गई, एक दफ़ा आपने ये साइन बदल दिया ना। अब आप यहाँ बोलेंगे नाउ वी फाइंड z बार का बार। ठीक, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, z बार के ऊपर एक और बार लगा दिया, फिर हमने क्या किया, उसकी वैल्यू के ऊपर भी दोबारा बार लगा देना है ताकि हम इसका साइन चेंज कर सकें। अच्छा जी, फिर क्या होगा, z बार का आंसर क्या आ जाएगा, आपने क्या करना है, सिर्फ साइन को चेंज करना है। ये एरो आप नहीं बना दीजिएगा, या एरो आपको समझाने के लिए बना रही हूँ कि जो माइनस है ना इसको आपने चेंज करना है। आपका -2 है, इस 2 का साइन नहीं चेंज करेंगे, सिर्फ आयोटा वाली वैल्यू को। बार बार बोल रही हूँ, जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका जो है साइन चेंज होगा और किसी का साइन चेंज नहीं होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे प्लस का 3 × 10/9 और ये आ गया आपका आयोटा। आपका ये हिस्सा जो उन्होंने बोला था डबल जो है कॉन्जुगेशन के बाद आपका आंसर वही बनेगा जो आपका राइट हैंड का आंसर है, तो आप उसको प्रूफ कर चुके हैं। तो आप यहाँ लिखेंगे हैंस इट इज़ प्रूव्ड। क्या प्रूफ किया है आपने, प्रूफ किया है कि आपका जो RHS है वो बराबर है आपके LHS के। ठीक है, ये आपने लिख दिया इसके LHS के बराबर है और ये इसका आंसर आ गया। अब देखो मैंने ये पेज एक ही पेज पे किया, अब अगर आप चेकर होगे तो आपके लिए कितनी इजीनेस है, आप अपने इस बॉक्स के आंसर को इस बॉक्स के आंसर से टैली कर सकते हो। एग्जामिनर के ऊपर बड़ा अच्छा इंप्रेशन आता है, बच्चे ने हेडिंग डाली चाहिए, इसने दोनों साइड खोल लिए, LHS भी करा है, RHS भी करा है, वैल्यूज़ ने यहाँ पे भी उतारी है, यहाँ पे भी उतारी है, सही है, इसने यहाँ पे इसका आंसर ये आया है, इसका आंसर ये आया। अच्छा, इसने क्या किया, बच्चे ने, ये मैं आपको टीचर का क्राइटेरिया बता रही हूँ कि टीचर उसको चेक करते हुए कितना इजी फील करेगा कि अच्छा इसने पहले कॉन्जुगेट किया, फिर दोबारा कॉन्जुगेट किया, एक दफ़ा कॉन्जुगेट के बाद साइन बदला विदाउट, फिर उसके बाद इसने दोबारा क्वेश्चन उतार के और
ये जो कॉन्जुगेशन की जो वैल्यू थी उतार के दोबारा कॉन्जुगेट किया, आंसर मैच है, वो टिक लगा देगा। ये जस्ट 2 से 3 मिनट लगेंगे तो आपका क्वेश्चन वेरीफाइड हो जाएगा। लेकिन अगर आप बेटा वर्डिंग नहीं लिखते हो, जो कि एक पोजीशन स्टेकर्स की आदत होती है, क्योंकि वो अपने बाद काम ऐसा करके जाते हैं जिससे आपकी जो क्वेश्चंस की एक्सप्लेनेशन है, वो क्वेश्चन में क्या हुआ है वो समझ आ जाता है। तो अगर आप ऐसा काम नहीं करते हो तो फिर क्या होगा, ये देखो आपने LHS लिखा, एक दफ़ा साइन कॉन्जुगेट करके उसका साइन बदल दिया, फिर इसी के साइन को आप दोबारा बदल दोगे, स्टेप्स भी कम हो जाएंगे, सवाल भी समझ नहीं आएगा। वो बोलेगा ये क्या है, एक दफ़ा प्लस है, फिर दूसरी लाइन में माइनस है, फिर तीसरी लाइन में प्लस है, ये क्या कर रहा है बच्चा। वो मे भी के 3 नंबर दे आपको। अगर आप मैथ का पेपर कर रहे हो, आपको मैक्सिमम मार्क्स हासिल करने की कोशिश करनी है, तो बेसिक रूल्स पे जाएं। आप अपनी वर्डिंग्स को नहीं खाइए, वर्डिंग ज़रूर लिखें। जिनको बहुत ज़्यादा इंग्लिश नहीं आती है या वो इंग्लिश फ्रेंडली नहीं है, तो प्लीज़ आप ऐसे वर्डिंग की यूज़ कर लें जो बहुत आसान हो। जैसे मैंने यहाँ बाय कॉन्जुगेट का लफ्ज़ नहीं लिखा, ऑल्दो मैं यहाँ लिख सकती थी बाय कॉन्जुगेट, बाय कॉन्जुगेट, तो कॉन्जुगेट के बाद तो ये सिंबल आ जाता है कि भाई कॉन्जुगेशन हो रही है यहाँ पे नीचे, ठीक है। लेकिन बच्चों को लगता है कि कॉन्जुगेट याद करना मुझे मसला करेगा या मुझे नहीं याद रहेगी इसकी स्पेलिंग है, ये क्या कहलाता है, जेड का क्या, क्योंकि ये टर्म नहीं है। बच्चों को हम ये नहीं कह सकते कि आप ना बड़े यूज टू हो जाए इस चीज़ के कि कॉन्जुगेट है, कॉन्जुगेट है। हो सकता है वो पेपर के प्रेशर में उसको कॉन्जुगेट ही याद ना आ रहा हो, तो क्या, तो वो आसान वर्डिंग पे जाओ ना आप। फर्स्ट वी फाइंड, देन वी फाइंड, नाउ वी फाइंड, देयरफॉर, हेंस, ये वर्डिंग आप LHS RHS के क्वेश्चन में प्रूफ करने के लिए यूज़ करते हो और इससे क्वेश्चन इजीली और आसानी के साथ सॉल्व हो जाता है। आई होप कि आपको ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4 को मैंने बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया है, समझ आ गया होगा। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल, डू लाइक, कमेंट्स एंड शेयर द चैनल, ताकि ये चैनल जो है उन बच्चों के लिए फ्रूटफुल हो सके जो हाई फ़ी पे नहीं कर सकते या पे करने के बाद भी उनको भाई मैथ समझ नहीं आ रही है, वो काइंडली उनके लिए आसानी हो सके। प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर माई एंड सब्सक्राइब माई चैनल सेन बोर्ड टीचर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।